जय हिंद। तो हम लोग हन्ना आरेंट पर रहते राजनीतिक विचारन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें हम हन्ना आरेंट के विचारों को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इस पार्ट को लेके ये तीसरा पार्ट है हन्ना आरेंट के संदर्भ में। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। आज का पार्ट अंतिम पार्ट होने वाला है। इसमें हम हन्ना आरेंट के लास्ट विचार और सबसे महत्वपूर्ण विचार, जिसके लिए हन्ना आरेंट जानी जाती है, सर्वाधिकारवाद, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हन्ना आरेंट ने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था द ओरिजिन्स ऑफ टोटैलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। सर्वाधिकारवाद या इसको सर्वसत्तावाद भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? तो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि सर्वाधिकारवाद का मतलब क्या है। सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकार, सर्व पूरा, अधिकार पूरा का पूरा अधिकार, एक ऐसी विचारधारा जिसमें पूरा का पूरा अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर दिया जाता है और अधिकार या शक्ति का केंद्र कोई एक दल अथवा एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। आज हम शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, क्योंकि इससे तानाशाही का बढ़ने का खतरा है। इसी पे हन्ना आरेंट अपना विचार देती है कि जब शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, किसी एक दल के शासन को ही वैध ठहराने का प्रयास किया जाता है, उसी को लेजिटिमेसी प्रदान किया जाता है, तो क्या होता है? इससे सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आपको याद है कि हन्ना आरेंट का जन्म 1906 में कहाँ हुआ था? अगर आपको याद है तो एक बार बताइए। जर्मनी। 1906 में हन्ना आरेंट का जन्म जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी में ही आप एक और व्यक्ति का नाम सुने होंगे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिसकी एक तरह से क्या कहते हैं कि राइज होना, जिसका राइज हुआ, हिटलर। हिटलर ने क्या किया कि हिटलर ने ही सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। हिटलर हो गया, स्टालिन हो गया, ये सब, और एक दल का शासन या फिर ये कहे कि एक व्यक्ति के शासन को स्थापित किया। तो सर्वाधिकारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आतंक के आधार पर शासन करने का प्रयास करती है। आतंक, जब आतंक को ना विचारधारा से मैच कर दिया जाता है, जब आतंकवाद को विचारधारा से मिला दिया जाता है, उसके साथ मिला दिया जाता है, तब सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। इसमें व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता नहीं रह जाती, जबकि हम मानते हैं कि भाई राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना। राज्य का कार्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में बहुत सारे अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें से एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उस विशेषताएं में हम ध्यान रखते हैं कि मौलिक अधिकार ज्यादातर राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। कहने का क्या मतलब है कि अगर मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त ना हो तो राज्य जब चाहे उस पर नियंत्रण कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। और राज्य की शक्ति बढ़ना, अगर आप एक डायग्राम से समझना चाहे तो राज्य की शक्ति अगर राइज होती है तो क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है। राज्य की शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होगा। और लोकतंत्र में राज्य की शक्ति बढ़ना सही चीज नहीं है, बल्कि यहाँ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, जीवन के अधिकारों की बात होनी चाहिए, गरिमामयपूर्ण जीवन की बात होनी चाहिए। तो अगर हम एक ऐसे शासन की स्थापना कर दे जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही लोप हो जाए, यही समाप्त हो जाए, तो फिर उस शासन का कोई आधार नहीं रह जाता, उस शासन को बने रहने का कोई फिर मतलब नहीं है। पर शासक क्या करते हैं कि अपने विचारधारा को लोगों पे थोप देते हैं। थोपने के लिए वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। जैसे आप ये बुक का नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जाता है, नेट जेआरएफ वगैरह के एग्जाम में। एक और हन्ना आरेंट का बुक है द ह्यूमन कंडीशन, उसका भी आप नाम याद रखेंगे। ये 2 बुक से पूछा जाता है क्वेश्चन। हम क्या कह रहे थे कि राज्य
हाँ, कि जैसे जैसे अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन सीधा सीधा बोल के शासन सत्ता में रहने वाले लोग नहीं करते, बल्कि वो विचारधारा को आपके सामने ऐसे रखेंगे कि आपको केवल और केवल वही सत्य प्रतीत होने लगेगा। जैसे हिटलर ने क्या किया, हिटलर हिटलर के उदय से पहले क्या हो रहा था कि यूरोप में यहूदी विरोधी, अच्छा ये सब हन्ना अरेंट के बुक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म के आधार पे मैं कह रहा हूं कि यूरोप में क्या हो रहा था कि यहूदी विरोधी आंदोलन चल रहा था। अब यहूदी विरोधी आंदोलन चल रहा है तो एक आधार हिटलर को मिला कि यहूदी विरोध पहले से चल रहा है, ये खुद को भी यहूदी विरोधी मानता है। इसने कंसंट्रेशन कैंप भी चलाया था जिसमें लाखों यहूदियों को मार दिया गया। तो एक तो यूरोप में यहूदी विरोधी आंदोलन चल रहा था। उसके अलावा यूरोप की प्रवृत्ति अगर आप जाने तो वो क्या करते हैं, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे थे, है ना। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण करके उसके संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करने लगे तो ये उपनिवेशवाद कहलाएगा। लेकिन केवल संसाधनों नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का भी विस्तार करने लगे तो ये साम्राज्यवाद कहला जाता है। साम्राज्यवाद का ही मूर्त रूप आप कह सकते हैं उपनिवेशवाद। तो यूरोप में उपनिवेशवाद बढ़ रहा था। अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसे जैसे राइज करेगा, नस्ल भेद बढ़ेगा, लोगों में नस्ल भेद की भावना जगेगी। नस्ल भेद क्या होता है, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत आता है वहां, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि श्वेत लोगों पर एक तरह का दायित्व था, बोझ था कि वे अश्वेत लोगों को सभ्य बनाए। इस सिद्धांत के आधार पे अंग्रेज क्या कर रहे थे भारत में कि वो कहना चाह रहे थे कि दरअसल उनको यानी कि श्वेत व्यक्ति को ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है और वो भारत अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए, बल्कि उनका उद्देश्य था भारतीयों का कल्याण करना। वो भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं क्योंकि हम असभ्य थे, हम पिछड़े थे, ऐसा उनका मानना था। दरअसल ऐसा था कि नहीं था ये तो आपको सोचने की बात है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं था, हम उनसे पिछड़े नहीं थे। हाँ, अंग्रेज कहते हैं, चाहे कई लोग अंग्रेज के समर्थन में ये भी कहते हैं कि अंग्रेज नहीं रह आए होते तो हम आधुनिक नहीं हो पाते, होते तो जरूर अपने तरीके से होते। अंग्रेज नहीं आए होते तो रेलवे नहीं आया होता, आता रेलवे भी। बहुत सारा ऐसा देश है जहां अंग्रेज नहीं गए बट रेलवे आया, शशि थरूर भी ऐसा कहते हैं अपने बुक में। तो हम क्या कह रहे हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के माध्यम से क्या किया जा रहा था कि एक सिद्धांत, एक विचारधारा फैलाया जा रहा था समाज में कि इनका उद्देश्य है दरअसल ये अपने स्वार्थ पूर्ति को, अपने स्वार्थ को बेहतर साबित करने के लिए, अपने स्वार्थ को कि लोगों के सामने ना दिखे, ये सिद्धांत का नाम दे रहे थे। वैसे ही यहाँ क्या हुआ कि उपनिवेशवादी प्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोगों में नस्ल भेद बढ़ रहा था। अब आप गोरा काला के बीच में भेदभाव करेंगे, श्वेत लोग जन्म से ही कैसे पता नहीं श्रेष्ठ हो जाते थे, कोई दावा नहीं है, झूठ बात है, पर फिर भी सिद्धांत को के आधार पर साबित करना है। तो सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है आपको समझ आ रहा है। यूरोप में यहूदी विरोधी आंदोलन चल ही रहा था, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का लहर था। इसके अलावा क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई और सारा युद्ध का खर्चा, सारा दारोमदार डाल दिया गया जर्मनी पर। पेरिस की संधि हुई, सॉरी वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के बाद सारा दारोमदार युद्ध का हर्जाना है ना, उसके कई क्षेत्रों पर अल्सस लॉरेन वगैरह के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया गया है ना, लीग ऑफ नेशंस में उसको जगह नहीं दिया गया। ऐसे में आप एक राज्य को अलग थलग कर दिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उस पे सारा युद्ध का हर्जाना भर दिए, मतलब लाद दिए। अब क्या हुआ कि वहां गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया, बेरोजगारी को बढ़ाया, है ना। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा, किसी भी वस्तु के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। इकोनॉमी में आपने ये पढ़ा होगा। तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं आ रही है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ऐसे में हिटलर ने अपने शासन को औचित्य प्रदान करने के लिए इन सब का सहारा लिया।
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधार बनाया, लेकिन उसने इसके आधार पे अपना कुछ और सिद्धांत दिया। क्या समझते हैं? इसने कहा कि भाई अभी जर्मनी का जो है आर्थिक स्थिति खराब है, जर्मनी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जर्मनी को आर्थिक रूप से अच्छा साबित करना है। और क्योंकि हम लोग नस्लीय रूप से भी श्रेष्ठ है, हिटलर खुद को आर्य वंश का कहता था, तो उसको लगता था कि हम ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इस विचार को कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, है ना। तो कह रहा है कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब है तो इसको बेहतर करने का प्रयास करना होगा। अब आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के चक्कर में वो क्या किया कि सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना करने में सफल हुआ। और जैसे ही सर्वाधिकार, लोगों ने क्या किया, लोग भी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते थे। इसमें उन्होंने समझौता कर लिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कि ठीक है स्वतंत्रता बाद में मिल जाएगा, पहले आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो जाए। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, भारत का संविधान पढ़ा हो और उसमें से प्रस्तावना पढ़ा हो, तो प्रस्तावना में आता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसके बाद आता है समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। यानी कि पहले न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, फिर आता है समानता। ठीक, तो ये बताइए कि क्या ये तुक्का से ऐसे लगाया गया है या इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा? अगर इसके पीछे उद्देश्य आपको समझ आ रहा है तो हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं कि समानता बाद में लाएंगे, पहले हमें व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करनी होगी, उनको स्वतंत्रता देना होगा। यहाँ क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना मतलब सबको समान करना आर्थिक रूप से, तो आप समानता को प्रमोट कर रहे हैं, किसके तर्ज पे, किसको हाशिए पे डाल के, स्वतंत्रता को। और ऐसा करने में हिटलर सफल भी हुआ। इसके अलावा आप एक और व्यक्ति का नाम जानते हैं, स्टालिन, स्टालिन, लेनिन, ये सबका नाम आप सुने होंगे, है ना। तो सोवियत रूस भी समाजवाद को मानता है, समाजवादी था, लेकिन समाजवाद का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है, साम्यवाद की स्थापना करना, जिसमें राज्य नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विभाजन समाप्त हो जाएगा, लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य करने का मौका मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार चीजें प्रदान की जाएगी। साम्यवाद की स्थिति, जहां ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई इस वर्ग का ना उस वर्ग का, सब बराबर होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, है ना, जिसको भारत में गांधी जी राम राज्य की कल्पना कहते हैं। तो ऐसा स्टेट जिसमें, मतलब ऐसा विचार जिसमें राज्य ही गौण हो जाए, ये विचार था कि राज्य नहीं होगा अंततः। स्टालिन जैसे लोगों ने राज्य को इतना पावरफुल बना दिया, इतना पावरफुल कि आज पता चल रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बड़ा तो राज्य है, वहां राज्य पावरफुल हो गया। जैसे आप चीन ले ले, चीन का उदाहरण अगर समझना हो, चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है नहीं। हमारे यहाँ तो चप्पल पहन के भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता है हमारे पास। चीन में आप सवाल नहीं पूछ सकते। चीन में आपको भौतिक संपन्नता तो दिखेगी, भौतिक रूप से सब कुछ अच्छा अच्छा, भारत में वैसा नहीं दिखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। चीन आर्थिक दृष्टि से भले ही दुनिया का दादा हो, दुनिया पे राज कर रहा हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बहुत बड़े परिचायक है। भारत स्वतंत्रता का सदैव से समर्थक रहा है, नस्लीय भेदभाव का हम विरोध करते हैं, है ना, हम स्वतंत्रता को समानता के ऊपर वरीयता देते हैं। तो भारत का अलग दृष्टिकोण है। तो चीन में स्वतंत्रता नहीं है, जबकि आर्थिक स्थिति चीन की बेहतर है, प्रति व्यक्ति आय बेहतर है। पर भूटान देखिए, छोटा सा देश, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता था, इसने क्या किया, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स शुरू कर दिया, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। बोला कि ना ना, आर्थिक समृद्धि बड़ी चीज नहीं है, दरअसल हमारे पास आर्थिक समृद्धि से ज्यादा महत्व रखता है खुशी, हम खुश कितने हैं। तो चाइना में भले ही भौतिक संपत्ति हो, हम भारत में खुश हैं, बहुत बढ़िया देश है भारत, इससे अच्छा देश मुझे तो खैर कोई नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा। तो हन्ना अरेंट का विचार एक समझ आ रहा है कि हन्ना अरेंट सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति के लिए कैसे कैसे कारक बता रही है। स्टालिन ने भी यही किया, आर्थिक स्थिति का ढांचा सामने रखा, लोगों को बताया कि भाई स्थिति खराब हो गई है, इसको बेहतर करना पड़ेगा। तो बेहतर कौन करेगा? देखो, सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट या प्रचार क्या होता है कि आप लोगों के मन में
डर बना दो। जैसे एमबीए वगैरह में सिखाया जाता है कि प्रचार कैसे किया जाए। क्या करना है कि लोगों के मन में एक तरह का डर बना दीजिए अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो, और सामने खुद को एज अ सॉल्यूशन रख दीजिए, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में। अगर आप प्रॉब्लम दिखा के लोगों को भयभीत कर देते हैं और सामने सॉल्यूशन के रूप में खुद को रख देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी ब्रांडिंग तगड़ी है, आपका सामान बिकेगा। सेम वही स्थिति हिटलर स्टालिन भी कर रहा था। समस्याएं दिखाया कि पूरे दुनिया से जर्मनी को दबाया जा रहा है, इधर रूस को, क्योंकि उस समय उदारवाद का लहर, पूंजीवाद का लहर चल रहा था, दबाया जा रहा है, इस पे खतरा है, लोगों को भयभीत किया। सॉल्यूशन लोगों को क्या चाहिए, तो खुद को दिखा दिया कि भाई मुझे लाओ, शासन करने का मुझे मौका दो, मैं ठीक कर दूंगा स्थिति। बाद में आपको पता ही है कि बर्लिन की दीवार भी टूटी। अंततः आज कोई भी राष्ट्र आपको पूर्ण समाजवादी नहीं दिखेगा। आज पूर्णतः समाजवादी राष्ट्र कोई है ही नहीं। पूंजीवाद का ऐसा लहर चला, पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी मानता था, पूर्वी यूरोप समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। अंत में बर्लिन की दीवार टूटी मिखाइल गोर्बाचोव की नीति के कारण, जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट था, और अंततः क्या हुआ कि पूरा यूरोप पूंजीवाद उदारवाद की लहर में बह गया। तो ऐसे सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति की उत्पत्ति हुई। हन्ना अरेंट का ये विचार सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एक लाइन क्रक्स के रूप में रखना है याद, बाकी आप बना लेंगे, है ना, समझे होंगे तो। कि हन्ना अरेंट सर्वाधिकार प्रवृत्ति की उत्पत्ति के बारे में कह रही है कि यूरोप में यहूदी विरोधी आंदोलन चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्या हुआ, बेरोजगारी, भूखमरी, बेतहाशा, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। इस कारण से हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने खुद को एज अ सॉल्यूशन रखा और शासन में आया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप किया, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के नाम पे लोगों को बताया कि जर्मनी का स्थिति खराब हो गया, इसी पे आर्थिक बोझ इतना डाला गया है ना, इसके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि संधि तो बराबरी के स्तर पे होनी चाहिए। और खुद को सर्वाधिकारवादी शासन खुद स्थापित करने में सफल रहा हिटलर, स्टालिन हो गया, है ना। अभी वर्तमान में अगर आपको कहना हो तो शी जिनपिंग कुछ कुछ वैसा ही काम कर रहा है, या फिर नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ही नहीं, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्थिक स्थिति के ऊपर आती है। तो ये था हन्ना अरेंट का विचार। अब हन्ना अरेंट के विचार का अंतिम लास्ट पॉइंट क्या है, अगर थोड़ा क्लास लंबा हो तो भी आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि आज खत्म ही करना है। लास्ट है उनका क्रांति का विचार। हन्ना अरेंट क्रांति के नाम पे केवल दो क्रांतियों का जिक्र करती है। एक कहती है अमेरिकी क्रांति, और दूसरा फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता है ही अमेरिकी क्रांति कब हुआ, 1776, और ये हुआ 1789। कह रही है हन्ना अरेंट कि दरअसल अमेरिकी क्रांति जो है, ये अमेरिकी क्रांति किस चीज को परिलक्षित करती है, किस चीज को दर्शाती है, तो वह कहती है ये स्वतंत्रता की कहानी है। अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता की कहानी है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति आवश्यकता की कहानी है। इन्होंने कहा कि अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता की कहानी है, फ्रांसीसी क्रांति आवश्यकता की कहानी है। अमेरिकी क्रांति को मतलब चलाने का, रन करने का, नेतृत्व प्रदान करने का जो तरीका था, वो तरीका सही था। फ्रांसीसी क्रांति का तरीका सही नहीं था, क्योंकि इसमें हिंसा को बढ़ावा दिया गया, लोग मरे भी, है ना, तो ये ठीक नहीं था। अमेरिकी क्रांति हन्ना अरेंट के हिसाब से सफल हुई, जबकि फ्रांसीसी क्रांति असफल हो गई। क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता की कहानी है। यहाँ कहा गया कि शासन में परिवर्तन करके क्या करना पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में समानता स्थापित करनी पड़ेगी। अंत में हुआ क्या कि न तो फ्रांस में समानता आया, न ही आर्थिक समानता आया, न ही सामाजिक समानता आया। और आवश्यकता की ये जो कहानी है, ये हिंसा को बढ़ावा भी दी, समानता भी नहीं आया, तो ना तो समानता हाथ लगा, ना ही वो ठीक तरीके से मतलब अहिंसा का पालन कर पाए। तो ये फ्रांसीसी क्रांति हन्ना अरेंट के विचार में असफल हुई। समझ आया? क्रांति के विचार में हन्ना अरेंट कह रही है दो तरह की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति सफल हुआ क्योंकि शांतिपूर्ण था, तरीका उसका ठीक था, है ना, स्वतंत्रता को महत्व ज्यादा देता है।
फ्रांसीसी क्रांति आवश्यकता की कहानी है, सामाजिक और आर्थिक समानता पे बल देता है। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद न तो वहां सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता ही आई, न ही स्वतंत्रता हाथ लगी। तो उनके हिसाब से फ्रांसीसी क्रांति असफल हुई। ये था उनका क्रांति का विचार। अब अगर एक दो लाइन में आलोचना करना हो तो आलोचना का बिंदु यहीं से आपको मिल गया होगा। आलोचना करना हो तो हन्ना अरेंट का आलोचना एक पॉइंट में यह किया जा सकता है कि इन्होंने क्या किया, अमेरिकी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर वरीयता दिया कि अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति से ज्यादा सफल हुई। जबकि हमको पता है कि पूरा दुनिया आज फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को स्वीकार करता है। अमेरिकी क्रांति ने जितना दुनिया को प्रभावित नहीं किया उतना फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभावित किया। तो इनकी पहली आलोचना थोड़ी सी ऐसे हम कर सकते हैं कि इनका विचार क्रांति को लेकर थोड़ा सा संकीर्ण है। महत्व दोनों क्रांति का है, पर यह कहना कि अमेरिकी क्रांति ही सफल हुई और फ्रांसीसी क्रांति विफल हो गई, ये उचित नहीं है। ये इनका आलोचना का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको याद हो पहली ही क्लास में जब हन्ना अरेंट का बात कर रहे थे तो हम देखे थे कि हन्ना अरेंट ने मानव गतिविधि को तीन रूपों में वर्गीकृत किया, तीन वर्गों में विभाजित किया। पहला था श्रम, दूसरा था कार्य और तीसरा था क्रिया। क्लियर? तो अब ये बताइए, जब हम ये कह रहे हैं, हन्ना अरेंट जब ये कह रही है कि भाई मानव अपने आप में विलक्षण है, मानव क्या है? विलक्षण है, विशिष्ट है। तो मानव जब विलक्षण है, विशिष्ट है, तो इसके द्वारा की गई गतिविधि को किसी खास वर्ग में बांट देना, तीन वर्गों में ही विभाजित कर देना इसके सारे गतिविधि को, ये कतई उचित नहीं है। अगर मानव विलक्षण है, श्रेष्ठ है ना, बहुत प्रकृति से खुद को अलग दिखाता है, तो इसके गतिविधि को हम केवल तीन वर्गों में कैसे विभाजित कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल इन्होंने बनाया तो सही नहीं है, ये आलोचना का बिंदु है। तो हन्ना अरेंट का आलोचना इन दो बिंदुओं पे आप कर सकते हैं। आई होप आपको हन्ना अरेंट ठीक से समझ आया होगा। नेट जीआरएफ में इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, पीजी लेवल पे भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, इससे बाहर नहीं आ सकता। और अब हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, और एक तरफ हमारा विचारक का ये सीरीज चलता रहेगा। आप बताइएगा जरूर कि आपको कैसा विचारक लग रहा है पढ़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।